भारतीय इतिहास में मध्यकालीन मराठा साम्राज्य प्रथम भारतीय सत्ता थी जिसने स्वदेशी नौसेना का निर्माण किया था। 17वीं शताब्दी के दौरान तोपों और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित मजबूत मराठा नौसेना तत्कालीन विदेशी ताकतों जैसे अरब से आने वाले मुस्लिम आक्रांता, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और जंजीरा के सिद्दी और भारतीय समुद्री लुटेरे, इनसे देश को बचाने के लिए भारत को नौसेना की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। भारतीय तटों पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों के प्रयासों का मराठों ने डटकर सामना किया था। मराठों के पास आरंभ में कोई नौसेना नहीं थी। शिवाजी प्रथम योद्धा थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता महसूस हुई। सिद्दियों से लड़ने के क्रम में और कोंकण के तट पर पुर्तगालियों की सैन्य शक्ति देखकर शिवाजी को कुशल पत्तन प्रणाली और मजबूत नौसेना के महत्व का पता चल गया। उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और अन्य स्थानों की तरह कोंकण तट पर कई दुर्गों का निर्माण करवाया। मराठों ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अपने दम पर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक कर रखा। शिवाजी के समय में मराठों की नौसेना एक प्रबल सेना के रूप में विकसित हो गई थी। अंग्रेज सर्वप्रथम पश्चिमी सीमा से आए थे, लेकिन मराठा आर्मर इतना अच्छा था कि वह पश्चिमी सीमा जीत नहीं पाए। इसके पश्चात उन्होंने पूर्वी सीमा पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया था और वह बंगाल में घुस गए। बंगाल जीतने के बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरा भारत जीतने की कोशिश की। कान्होजी आंग्रे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुंबई की नाकेबंदी कर रखी थी। मराठा नौसेना के निर्माण के पश्चात अंग्रेजों को मुंबई आने जाने के लिए मराठों की अनुमति लेनी पड़ती थी। पहले अंग्रेजों को यह अनुमति मुगलों से लेनी पड़ती थी। मराठा उस समय तक मातृभूमि के रक्षक थे जब तक वह युद्ध भूमि में परास्त नहीं हुए, अर्थात 3 युद्ध करने के बाद चौथे युद्ध में मराठे अंग्रेजों से हारे थे। नवाब तो हमेशा ही हारते थे, मुगल तो कभी जीते ही नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान भी हारा था। एंग्लो फ्रेंच युद्ध में फ्रेंच भी हारे थे। सिर्फ मराठे ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था और अंत के युद्ध में खुद हार गए थे। उन्होंने मराठों में फूट डालो राज करो की नीति से युद्ध भूमि में मराठों को हराया था, न कि नौसेना युद्ध में। यूँ तो प्राचीन काल से ही भारत को नाविकों का देश कहा जाता है। भारत अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्राचीन काल से ही विश्व विख्यात था। वैदिक काल से शुरू हुई भारतीय नौसेना शक्ति के विकास की यात्रा मौर्य, सातवाहन, गुप्त, विजयनगर आदि साम्राज्यों से होती हुई चोल साम्राज्य तक पहुंची थी। परंतु जैसे ही चोल साम्राज्य का पतन होना आरंभ शुरू हुआ, भारतीय नौसेना की शक्ति कम सी गई। जैसे कि हम जानते हैं, मुस्लिम आक्रांता उत्तरी भारत से मलय क्षेत्रों से आए थे, इसलिए मध्यकाल के दौरान भारतीय नौसेना शक्ति के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उत्तरवर्ती मध्यकाल और आधुनिक काल के दौरान परिस्थितियां बदल चुकी थी। व्यापार करने के बहाने आने वाली विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के पश्चात भारतीय भूभाग पर राजनीति सत्ता स्थापित करने की कोशिशें तेज कर दी थी। इन विकट परिस्थितियों में भारतीय स्वाभिमान के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वदेशी नौसेना का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा नौसेना के निर्माण किए जाने के पीछे अनेक कारण थे। जैसा कि हमने पहले भी पता है, जंजीरा के सिद्दी यहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार करते थे। वे महिलाओं और बच्चों का अपहरण करके उन्हें अरब में बेच दिया करते थे। गोवा में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने वाले मिशनरी भी ऐसा ही अत्याचार करती थी। पुर्तगाली धर्म परिवर्तन करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा निर्मम थे। जो हिंदू ईसाई धर्म अपनाने से मना करता था उसे चर्च में विशेष मशीनों द्वारा यातनाएं दी जाती थी। इसी तरह से इन क्षेत्रों की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आकर निवेदन करती है कि उनके राज्य को भी मराठा स्वराज में शामिल कर लिया जाए, ताकि इन विदेशी अत्याचारों से उनको मुक्ति मिल सके। क्योंकि सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज अपनी नौसेना के बल पर ही राजनीति सत्ता हासिल कर रहे थे।
अतः इसी विदेशी ताकतों को परास्त करने के लिए एक विशाल सशक्त स्वदेशी नौसेना का निर्माण करना आवश्यक था। भारतीय व्यापारियों को पुर्तगाली, अंग्रेज और डच आदि कंपनी किसी एक द्वारा जारी किए गए दस्तखत अर्थात पासपोर्ट के माध्यम से समुद्र पार कर व्यापार करना पड़ता था, अन्यथा वे जहाजों को लूट लेते थे। यहाँ एक तथ्य यह भी है कि वे मुगल बादशाह जिसको वे समय इन विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के पासपोर्ट के माध्यम से बाहर व्यापार करना पड़ता था, यहाँ तक कि हज यात्रा करने के लिए भी उन्हें इन पासपोर्टों की आवश्यकता होती थी। अब विचारणीय यह है कि यदि मुगल बादशाह स्वयं भारतीय भूमि के मालिक थे तो उन्हें किसी दूसरे की अनुमति लेने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में भारत की इतनी वृहद तटीय सीमा होने के बावजूद मुगल सत्ता के पास अपनी नौसेना तक नहीं थी। वे सिद्दी जो स्वयं समुद्री लुटेरे थे के माध्यम से वे समुद्र पर नियंत्रण करते थे, किंतु सिद्दियों ने स्वयं ही अपनी एक अलग सत्ता बना रखी थी। वे समुद्र की ओर से होने वाली प्रत्येक गतिविधि के लिए सिद्दियों के कृपा पात्र थे, लेकिन अपनी स्वयं की नौसेना की स्थापना करके मराठा साम्राज्य तक एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में स्थापित हुआ। मराठे अब मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में विराज करने लगे। विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां तटीय क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कर वसूल कर रही थी। कर वसूलने में अधिकतर निर्ममता दिखाई जाती थी। मराठा साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विदेशी व्यापार करने पर भी ध्यान की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकीय तत्वज्ञान को बयान करने वाली आज्ञापत्र नाम की एक पुस्तक में उनके आचार्य अमात्य वर्णन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार था, जिसका असबल उसकी पृथ्वी प्रजा, उसी तरह जिसके पास नौसेना उसी का समुद्र और आर्मर आवश्यक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम महाराष्ट्र में समुद्र में स्थित छोटे से द्वीप पर अप्रतिम अवैध दुर्ग सिंधुदुर्ग नामक किले का निर्माण करवाया। उसके बाद स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलाबा, खंडेरी किला और कोंडा आदि तटीय किलों का निर्माण करके कोंकण की सीमा में किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुसार विभिन्न किलों का निर्माण करवाना अत्यंत आवश्यक था। प्रत्येक किले की अपनी एक अलग विशेषता है। इनमें सिंधुदुर्ग किला, यह किला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवाहन तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर निर्मित है। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी ने 1674 ईस्वी में फिरोजी इंदुलकर की देखरेख में फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच आदि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी की अरब सागर में बढ़ती हुई गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए किया गया था। 48 एकड़ में फैले इस किले की दीवारें 30 फुट ऊंची हैं और 12 फुट मोटी हैं, जो शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले आक्रमण साथ साथ अरब सागर की ऊंची लहरों से भी किले को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसकी मजबूती के लिए 4000 लोहे के कीलों का उपयोग किया गया है। इसका बाहरी दरवाजा इस तरह निर्मित है कि दरवाजा बंद होने पर सुई तक भी अंदर नहीं जा सकती। किले के अंदर कभी न सूखने वाले 3 जलाशय भी हैं। इस किले का निर्माण में लगभग 100 से ज़्यादा आर्किटेक्ट और 3000 मजदूरों ने काम किया था। उन्होंने एक किला और बनवाया था, कुलाबा किला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग समुद्र तट पर स्थित कुलाबा किला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आकर पुनः वापस चली जाती हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर इस किले का निर्माण कराया। जैसे बहते हुए पानी को छलनी से रोकने पर छलनी पर दबाव कम पड़ता है, इसके लिए के विपरीत यदि हम बिना छिद्र वाला बर्तन लें तो पानी का दबाव उसे धकेलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस तकनीक से निर्मित यह किला आज भी सुरक्षित है। इस किले का निर्माण कार्य 1681 में शिवाजी की मृत्यु के बाद शंभू जी द्वारा पूर्ण किया गया था। पद्मदुर्ग, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित पद्मदुर्ग, जिसे कासा किला भी कहा जाता है, का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सिद्दियों को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। यह जंजीरा किला के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग
4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने समुद्री लहरों का सामना करने की क्षमता रखने वाली अच्छी गुणात्मक जेमेंटाइन मटेरियल का इस्तेमाल कर पद्म दुर्ग का निर्माण किया। 2012 में सफाई गतिविधियों के दौरान एएसआई अधिकारियों को ऐतिहासिक मूल्य के तोप के लगभग 250 गोले यहाँ मिले। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल है। खांदेरी किला, जैसा कि हम जानते हैं, मुंबई भूभाग से सटा नहीं बल्कि वह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। अंग्रेजों ने इसका नाम बॉम्बे कर दिया था। वास्तव में इसका प्राचीन नाम मां मुंबा के नाम पर मुंबई था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के क्रम में सिद्धियों की सहायता से मुंबई के निकट उंदेरी द्वीप पर उंदेरी नामक किले का निर्माण किया था। अंग्रेजों की नाशक गतिविधियों को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उंदेरी किले के पास ही खांदेरी किले का निर्माण आरंभ कराया। जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों के बड़े बड़े जहाज रात के समय खांदेरी के पास आते और तोप के गोलों से हमला करते ताकि किले का निर्माण न हो सके। उन्हें लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज संरक्षक दीवार बनाएंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ संरक्षक दीवार की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पत्थर लिए और उनका भी आकार बनवाया। अलग अलग प्रकार का आकार बनाकर समुद्र में डाल दिया। सागर में इस तरह से पत्थर डाले गए कि उसके ऊपर कोई चल न सके। सागर में यदि पत्थर डालें या पत्थर जैसी चीज डालेंगे तो सागर के ऊपर एक प्रकार के जीव बैठते हैं जिसे हम शैवाल कहते हैं। ये जीव उस तरह का होता है जिसके ऊपर हम चल नहीं सकते, सागर में गिर जाएंगे। उसके बाद भी हमने चलने की कोशिश की तो हमारे जूते फट जाएंगे। अगर हम बिना जूते के चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा पैर कट जाएगा और उसमें से खून निकलेगा, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उस तरह से वह सागरी जीव पत्थर पर उग जाते हैं। यह सोचकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अंदर किले का निर्माण करा दिया। वहां पर बारूद के विस्फोट से जो पत्थर निकलते उनका इस्तेमाल करते। खांदेरी किला विश्व में अकेला किला है जिसका फोर्टिफिकेशन अलग तरह का है। उन्होंने पत्थर नीचे डाले जिससे सागर का पानी भी ऊपर नहीं आएगा और शत्रु भी किले के पास नहीं आएगा। 1800 में मरीन ड्राइव बनाने वाले इंजीनियर ने लिखा है कि यह मरीन ड्राइव बनाने के लिए उसने शिवाजी महाराज की खांदेरी में इस्तेमाल की गई तकनीक का उपयोग किया था। आगे चलकर रात के समय मराठों के जहाज उंदेरी जाते और वहां तोप चलाते थे। अंग्रेजों ने जहां के जहाजों को वे क्षतिग्रस्त कर देते थे। अंग्रेजों को रात को सोने भी नहीं देते थे जिससे वह सुबह जल्दी खांदेरी पर हमला करने ना सकें। मराठों के जहाज उंदेरी की प्रदक्षिणा कर वापस खांदेरी आ जाते थे। मराठा जहाज वायु गति से समुद्र में जाकर विश्व में सबसे बलशाली नौसेना के जहाजों को तकलीफ देते थे। इस खांदेरी उंदेरी युद्ध में 1679 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी नौका जब्त कर ली थी। अंग्रेजों की नौसेना विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी और मराठों ने उसकी नौसेना जीत ली। यह अंग्रेजों का बहुत बड़ा अपमान था। उस समय अंग्रेज गवर्नर इस अपमान की वजह से त्यागपत्र देकर अपने देश वापस लौट गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले पुर्तगालियों से जहाज निर्माण की तकनीक मांगी थी, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा तकनीक देने से इनकार करने पर उन्होंने कोली मछुआरों की सहायता से पारंपरिक भारतीय तरीके से अनेकों जहाजों का निर्माण करवाया। उन्होंने महुआ, शिबाड़, पड़वा, त्रांडी और पगार आदि बड़े बड़े जहाजों का निर्माण व्यापारिक कार्यों के लिए किया। गलबत, गुराब, महागिरी, पाल, शिबाड़, पगार, त्रांडे और त्रूस या तारवा आदि युद्ध नौकाएं उनके पास थी। मराठा जिस गति से भूमि पर युद्ध करते थे तो मुगलों की समझ में भी नहीं आता था वह कब युद्ध में हार गए। इसी तरह मराठा नौसैनिक युद्ध में भी पारंगत थे। मराठों की एक तारवे नाम की छोटी सी नौका थी जिसमें 2-4 छोटी छोटी तोपें रखी जाती थी और 20 के करीब मराठी हिंदू योद्धा उसमें बैठते थे। वह इतनी तेज गति से समुद्र में तैरते थे कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आता था कि ये कब सागर में आए और उनके जहाज को क्षतिग्रस्त करके वापस चले गए। मराठों का गलबत नामक जहाज व्यापारिक और युद्ध
दोनों कार्यों के लिए सक्षम था। इस जहाज की क्षमता 70 टन थी और इसमें 20 लोग नाव चलाने के लिए होते थे और 6 से 8 बड़ी तोबें होती थी। 2 सीड होते थे ताकि जहाज तेज गति से भाग सके। गुराब नामक जहाज गलबत से भी बड़ा था। इसकी क्षमता 150 से 300 टन थी। इस पर औसतन 20 तोपें लगाई जाती थी। इसका उपयोग अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्धियों पर आक्रमण करने के लिए किया जाता था। शिवाजी महाराज की नौसेना में औसतन 300 बड़े जहाज थे। शिवाजी के प्रशासन में रहे कृष्णजी अंत द्वारा लिखित दस्तावेजों के अनुसार शिवाजी की फ्लीट में 2 स्क्वाड्रन थी। हर स्क्वाड्रन में 200 जहाज थे और सब जहाज अलग अलग श्रेणी के थे। शिवाजी के सचिव रहे मल्हारराव चिटनिस के मुताबिक मराठा नौसेना में जहाजों की संख्या 400 से 500 थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकीय तत्वज्ञान को बयान करने वाली आज्ञापत्र नामक पुस्तक में रामचंद्र पंत लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा आर्मर को एक स्वतंत्र राज्यांग मानते थे। दरअसल उन्हीं के शासनकाल में मराठों ने जहाजों के निर्माण में इतने व्यापक स्तर पर किया था कि उनके निर्माण और रखरखाव के लिए अलग से एक छोटा सा शहर बसाना पड़ा था। अंत में शिवाजी एक साहसी व्यक्ति थे और उच्च परिणामों सोच से दृढ़ता से विश्वास रखते थे। वह जानते थे कि सीमित उपलब्ध साधनों के साथ काम को सर्वोत्तम तरीके से कैसे पूरा किया जाए और अधिकतम परिणाम कैसे दिया जाए। वह प्रयोग करने के भी कभी अनिच्छुक नहीं थे। उन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने के नई तकनीकों को आजमाया। जहाज निर्माण के लिए नियुक्त एक पुर्तगाली नौसैनिक अधिकारी ने जब सहायता करने से इनकार कर दिया तो वह पीछे नहीं हटे और अपने दम पर इस कला को इस हद तक निखारा कि अंग्रेजों ने भी कहा कि उन्हें शिवाजी के तरीके सीखने की जरूरत है। इनके बचपन उनके एक मंत्री थे कान्होजी आंग्रे। इनके बचपन का नाम संतपाल था। इनका कुटुंब पुणे जिले के गांव में से था जो बाद में कोंकण आ गया। सागरी सत्ता प्रस्थापित की। इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे। उन्होंने सागरी युद्ध किया था। मराठा सत्ता एक सार्वभौम सत्ता बन गई थी। इसका श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद कान्होजी आंग्रे को जाता है। उनके खुद के 26 किले थे। मराठा मंडल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाने वाले सरखेल एडमिरल की उपाधि उन्हें 1698 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी। उनकी 2 प्रशासन मुद्राएं थी क्योंकि वह पहले महारानी ताराबाई के गुट में थे और उसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज के गुट में आ गए थे। उनकी पहली मुद्रा मराठी में थी। राजा राम चरनी सदर तुकोजी सूत कान्होजी आंग्रे निरंतर, अर्थात राजाराम महाराज के चरण में सादर प्रणाम। मैं तुकोजी आंग्रे का पुत्र कान्होजी आंग्रे, मेरी यह राजमुद्रा चिरंतर निरंतर है। अर्थात श्री साहू जी की प्रीति से तुकोजी के पुत्र सरखेल कान्होजी आंग्रे की मुद्रा सदाविजी रहेगी। 1718 में कान्होजी और अंग्रेजों के मध्य भीषण नौसेना युद्ध हुआ था। इस दौरान अंग्रेजों ने कोलाबा किले पर अधिकार करने के लिए कई बार सैन्य कार्रवाइयां की, किंतु वे किसी भी अभियान में सफल नहीं हुए। थक हार कर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। अंग्रेजों और पुर्तगालियों की संयुक्त कार्रवाई से नौसेना ने 1721 में एक बार फिर से कान्होजी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू की, लेकिन अंग्रेज और पुर्तगालियों की संयुक्त सेना भी कुशल कूटनीतिज्ञ कान्होजी को परास्त नहीं कर सकी। भले ही कान्होजी अपने आदेश में बहुत सख्त और दंड देने में चौकस थे, फिर भी वे अपने अधिकारियों और सैनिकों के प्रति उदार थे, जिनके साथ उन्होंने एक प्रकार की सैन्य स्पष्टवादिता बनाए रखी थी और एक सच्चे मराठा के रूप में वे वचन निभाने के लिए प्रतिबद्ध थे। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा आर्मर को सशक्त बनाने वाले अपराजित, अद्वितीय और अप्रीतम सरखेल कान्होजी आंग्रे 20 जून 1729 को परम तत्व में विलीन हुए थे। सरखेल कान्होजी आंग्रे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान के तत्व पर आधारित रसद और प्रशासनिक सहायता प्रतिष्ठान नाम का 15 सितंबर 1951 को INS आंग्रे रखा गया था।
धन्यवाद। ये थी महाराज छत्रपति महाराज की नौसेना। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।